हेलो एवरीवन। मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा और उम्मीद करती है कि आप लोग इसी तरह से मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर और मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब करेंगे, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, ढेर सारा हमें प्यार और आशीर्वाद देंगे। चलिए इसी बीच आप लोगों के साथ मैं एक नई वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं और यह वीडियो है क्लास 9th मैथमेटिक्स का अध्याय 6 से संबंधित। अध्याय 6 रेखाएं और कोण को लेकर हम आज आए हैं आपके बीच। और रेखाएं और कोण में सबसे पहले हम प्रश्नावली 6.1 शुरू करने से पहले आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के बीच देना चाहता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते कि हमने आप सभी से वादा किया है कि अगर आप सभी मेरे फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने में मदद करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने में मदद करते हैं, तो मैं आप सभी का आभारी बना रहूंगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी के बीच जो प्रतिज्ञा किया कि कम से कम अपने क्षेत्र के 20 ऐसे बच्चे को निःशुल्क अपने विद्यालय में शिक्षा दूंगा जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर है, उनकी स्थिति कमजोर है। तो आइए मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर, मेरे साथ आप सभी मिलकर मेरे फेसबुक चैनल को मोनेटाइज करने में, मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर्स एजुकेशन को मोनेटाइज करने में मदद करें। चलिए बातें होती रहेगी ढेर सारा। और आप लोगों के बीच अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को देना चाहते हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देंगे और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर हम आए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम इसमें कि संरेख बिंदु किसे कह सकते हैं। इस संरेख बिंदु को कैसे कहेंगे, क्या होता है संरेख बिंदु, इसको दिखाएंगे हम। सबसे पहले आप जान लीजिए यदि ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। यदि एक ही रेखा पर सभी बिंदु या 3 से अधिक बिंदु उपस्थित हों, 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हों या सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो इसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे एक बिंदु आपके सामने ये है, एक और बिंदु बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी दे देते हैं, ई दे देते हैं और एफ दे देते हैं। तो मतलब कहता है कि एक रेखा पर 3 से अधिक बिंदु का होना संरेख बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है कि एक रेखा पर 3 से अधिक बिंदु होना संरेख बिंदु कहलाता है। हम इसका परिभाषा लिखेंगे, जब एक रेखा पर एक रेखा पर 3 से अधिक बिंदु, 3 से अधिक बिंदु या सभी बिंदु हो तब उसे संरेख बिंदु कहा जाता है। आप सभी जान लेंगे कि हम संरेख बिंदु कैसे कहेंगे, जब एक रेखा पे 3 से अधिक या सभी बिंदु उसी पर उपस्थित हो, सभी बिंदु उसी पे दर्ज हो, तो वो संरेख बिंदु कहलाता है। मान लीजिए एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे ये दोनों छोर के बीच, ये दोनों छोर के बीच यहां से यहां तक सभी बिंदु विराजमान हो, उपस्थित हो, तो ये संरेख बिंदु कहलाएगा। अब संरेख बिंदु के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि संगामी रेखाएं किसे कहते हैं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं ये भी जान लेंगे हम। और संगामी रेखाएं किसे कहेंगे इसको जान लेंगे, या संगामी
बिंदु किसे कहेंगे, नहीं संगामी रेखाएं किसे कहेंगे। चलिए आइए आपके साथ हम मिलकर इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। संगामी रेखाएं किसे कहेंगे। जब एक ही बिंदु पर तीन या तीन से अधिक रेखा प्रतिच्छेद करती है या कटती है। हमने क्या बोला, एक मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु को वो मान ली, और इसी पे एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक बिंदु पर तीन या तीन से अधिक, तो तीन से अधिक हम करवा देते। ये चार रेखा आपके सामने आ गया। तो एक बिंदु मेरे पास ओ दिया है, ये बिंदु है ओ, और इस पे तीन या तीन से अधिक रेखा जब एक ही बिंदु पर कटे तो उसे हम क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, संगामी रेखा। संगामी रेखा किसे कहेंगे, जब एक ही बिंदु पर तीन या तीन से अधिक रेखा कटती है। आप तो ऐसे लिख सकते, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर कटती है, तब वह संगामी रेखा कहलाता है। जब क्या लिखे, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर कटती है तो वह रेखा संगामी रेखाएं कहलाती है। संगामी रेखाएं कहलाते हैं। अब आता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं दो ही रेखा एक बिंदु पे कटे। दो रेखा कितने बिंदु पे कटे, मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और दोनों रेखा एक बिंदु इस पर कट रही है। दो रेखाएं एक बिंदु पर कटेगी तो उसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर कटे तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, है ना। इसलिए हम आपको परिभाषा के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बता देंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, आइए मैं बताता हूं। ए एक बिंदु है और इसी बिंदु पे जब दो रेखाएं कटती है, इसी बिंदु पे जब दो रेखाएं कटती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया। जब मान लीजिए कि एक बिंदु दिया है वो, और वो बिंदु पर दो रेखाएं कट रही है, मान लीजिए एक ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है। तो दोनों रेखा क्या कर रही है कि एक ही बिंदु पे कट रही है, और जब एक ही बिंदु पे कटेगी तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितना कटना है, दो रेखा। जैसे तीन रेखा एक बिंदु पे जाएगी तो संगामी रेखा कहलाएगी। इसीलिए हम क्या करते कि दो ही रेखा को एक बिंदु पर कटना दे तो ही वह रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। इसीलिए लिखेंगे जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। लिखेंगे कि जब दो रेखाएं तब उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं।
जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और एक और रेखा के बारे में बताएंगे, समांतर रेखा, उसके बाद कोण के बारे में बताएंगे, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे। चलिए, हमें आशा और उम्मीद है आपको पूरी तरह से इसी समझ में आ गया होगा। हम हटते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बताते हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। आइए चलिए बताते हैं आप सभी को। आइए साथ मिलकर बोले कि एक और रेखा के बारे में बताएंगे, समांतर रेखाएं के बारे में। जब दो रेखा, मान लीजिए एक रेखा ये है ए और एक रेखा ये है, जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, मान लीजिए जितनी इसकी लंबाई इस रेखा की है उतनी इस रेखा की लंबाई होनी चाहिए, और इस रेखाओं के बीच की दूरी यानी यहां से इस रेखा के बीच की दूरी जितना इस छोर पे रहेगा उतना इस छोर पे भी रहेगा, और उतना मध्य भी रहेगा। मतलब जहां से नापेंगे दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो आइए, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी, मान लीजिए एक रेखा ए से लेकर बी तक दिया है और एक रेखा सी से लेकर डी तक दिया है। ए भी एक रेखा है और सी भी एक रेखा है, ए भी एक रेखा और एक रेखा सी और डी है। तो हमने कहा क्या कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां से यहां तक की भी दूरी बराबर होगी, उतना यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर होगी, उतना यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी, और ए बी रेखा के बराबर सी डी होगा, और दोनों के बीच की भी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसी दोनों रेखाओं को हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। जब ऐसी कोई दो रेखा जिसकी बीच की दूरी सदैव बराबर हो, क्या बोले, ऐसी दो रेखा, ये दो रेखा है और दोनों की बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तो ऐसी रेखा को हम क्या कह सकते हैं, समांतर रेखाएं कह सकते हैं, है ना। यहां लिख सकते हैं हम इसका परिभाषा कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो, तब उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, समांतर रेखाओं को परिभाषा क्या है कि ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव बराबर हो, यानी समान हो। जितना यहां दूरी इस दो रेखाओं के बीच की होगी उतना यहां उतना यहां, जितना इस रेखा का डिस्टेंस होगा उतना इस रेखा का भी डिस्टेंस होगा। तो ऐसी रेखा को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए, रेखाएं समाप्त होता है, हम हटते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पे आते हैं कोण के बारे में जानकारी देते हैं, और कोण के बारे में जानने के बाद पुनः इस अध्याय को शुरू करते हैं। आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ, एकदम पूरा मजा आएगा, पूरा जोरदार तरीके से, धांसू तरीके से। मेरे शेरों, मैं बताता हूं। चलिए, कोण के बारे में, कोण के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, पूरक कोण, समपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख कोण, और अंत में पढ़ेंगे रैखिक युग्म। ये 10 9 कोण और एक रैखिक युग्म के बारे में खत्म करने के बाद मैं एक्सरसाइज को प्रारंभ करूंगा, और इसी वीडियो में मैं प्रश्नावली 6.1 जो है पूरी समाप्त कर दूंगा। इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और एकदम पढ़ाई को आपका हम सरल बना देंगे, ताकि पढ़ के झारखंड में आपको बेहतर व्यवस्था को स्थापित करनी है। आइए मिलकर हम झारखंड को बदलें। और इसी के साथ मैं शुरू करता हूं। कोणों के प्रकार में सबसे पहला कोण जो आपका आएगा वो होगा समकोण। और समकोण के बारे में हम आपको बता देते हैं कि समकोण किसे कहेंगे, है ना। सबसे पहला कोण
समकोण पढ़ेंगे, समकोण के बाद अधिक आएगा, फिर अधिक न्यून पढ़ेंगे, न्यून, और इसी तरह से सारे कोण को हम एक करके क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि समकोण किसको कह सकते हैं। समकोण किसे कह सकते हैं? जब भी किसी भी एंगल का मान, जब भी कोई कोण का मान 90 डिग्री हो, जब भी कोई कोण का मान 90 डिग्री हो तो वह कोण समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण। जब कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तो वह कोण समकोण कहलाएगा। यानी जब कोई कोण का मान, जब कोई भी क्या करे, कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 अंश का होगा, यानी 90 डिग्री का होगा, है ना, 90 डिग्री का हो, तब वह कोण समकोण कहलाता है। तो वह कोण क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। यानी जब भी कोई कोण का मान 90 डिग्री होगा तो वह कोण समकोण कहलाएगा, है ना। तो समकोण को हमने समझ लिया कि समकोण में जो होता है कोण का मान 90 अंश होगा, और 90 अंश होगा तो वह कोण समकोण कहलाएगा। फिर आते हम निम्न कोण पर, और निम्न कोण में हम बात करेंगे, है ना, निम्न कोण पर आते हैं और निम्न कोण में बात करेंगे। सबसे पहले आपका न्यून कोण आते, न्यून के बाद अधिक कोण आएंगे, आइए न्यून कोण में। न्यून कोण जानते कि न्यून कोण में जो होगा किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। किसी भी कोण का मान कितना? 90 डिग्री से कम, है ना। न्यून कोण में जो मान होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो उस कोण को हम कह सकते हैं न्यून कोण। मान लीजिए कोण आपके पास दिया है, एक कोण है और इस कोण की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री ये न्यून कोण हो जाएगा। एक और कोण हम लेते हैं और इसका मान मान लीजिए 60 डिग्री दिया है, इसका मान 60 डिग्री दिया है, तो यह भी जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। न्यून कोण में आनी 90 डिग्री से कोणों का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब भी किसी कोण में, या जब कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री से कम हो, है ना। जब कोण का मान 90 अंश से कम हो, तब वह कोण न्यून कोण कहलाता है। जब कोण का मान 90 डिग्री से कम हो जाएगा मेरे भाई, तो वह कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। याद रखना है आपको कि 90 डिग्री से कम जिस कोण का मान होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। उसके बाद आते हैं अधिक कोण पे, और अधिक कोण में जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा, है ना। अधिक कोण में जो होगा वह कोण का मान क्या होगा? 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। अधिक कोण में यहां बात कर रहे हैं हम अधिक कोण, और अधिक कोण में जो होगा 90 से ज्यादा और 180 से अंश से कम। इस कोण के बारे में बात कर लेंगे। अधिक कोण क्या होगा? 90 अंश से ज्यादा होगा,
90 अंश से ज्यादा अधिक कोण में और 180 अंश से कम होगा कोण का मान। मान लीजिए सपोज आपके सामने दिया है दो एंगल दिया है, ठीक है, ए एंगल दिया है एक, दूसरा एक और मान लीजिए दे दिया है, थोड़ा सा इसको टेढ़ा और थोड़ा कम टेढ़ा करेंगे, ये हो गया। और एक कोण और दे दिया है आपके सामने, है ना, यहां से यहां तक। मान लीजिए इस कोण का मान 110 डिग्री दिया है, इस कोण का मान 110 डिग्री, और इस कोण का मान लीजिए 150 डिग्री दिया है। इस कोण का मान 110, इस कोण का मान 150। हमने क्या बोला था कि अधिक कोण में जो होगा वो 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा होगा कोण का मान, है ना। तो यहां हम इसकी परिभाषा को अगर लिखें, इसकी परिभाषा को अगर समझे, अति इसकी परिभाषा हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी लिख सकते हैं कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा वह कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। तो इसे लिख सकते हैं, जब किसी भी कोण का मान लिख सकते हैं, जब कोई कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम हो, तब वह कोण अधिक कोण कहलाता है। नब्बे 100 डिग्री अगर जिस कोण का मान 100 भी होगा वो अधिक कोण के अंतर्गत आएगा, 110 होगा अधिक कोण के अंतर्गत आएगा, 95 होगा अधिक कोण के अंतर्गत आएगा, है ना, 170 होगा तो भी अधिक कोण के अंतर्गत आएगा। आइए मैंने खत्म किया क्या, समकोण आपने जान लिया, है ना, न्यून कोण जान लिया, अधिक कोण जान लिया। अब आएंगे सरल कोण, वृहद कोण, है ना, पूरक, समपूरक, आसन और शीर्षाभिमुख कोण। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और तब तक मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं। चलिए हमने 3 कोण समाप्त किया। 3 कोण समाप्त करने के बाद अब बारी है सरल कोण की। सरल कोण के बाद आएंगे वृहद कोण, उसके बाद पूरक, फिर जो बचेगा उस तुरंत ही बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को देखते देखते शेयर भी करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करवाएं, मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब करवाएं। और आइए आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलने के बाद मैं लगातार इनर्जेटिक ढंग से आपको पढ़ाते रहूंगा, आपको समझाते रहूंगा और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बदलने में हम आपके अपने के साथ साथ लोग भी इसमें अहम भूमिका निभाएं ताकि झारखंड की व्यवस्था को बदला जा सके। आइए बात करते हैं सरल कोण में। तो सरल कोण जो होगा उसमें कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मान लीजिए एक रेखा है, ये मान लीजिए कोण होगा और इस थीटा का मान जो होगा, कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इधर भी 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री होगा। माने एगोरेट किसी भी कोण का मान 180 डिग्री हो जाए तो वह कोण सरल कोण कहलाता है। जब यहां लिख सकते हैं, जब किसी भी कोण का मान या कोई भी कोण का मान, है ना, जब कोण का मान 180 अंश हो तब वह कोण सरल कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा,
जब किसी भी कोण का मान 180 डिग्री हो जाए तो वह कोण जो होगा सरल कोण कहलाएगा। और सरल कोण का मान आपके सामने देखिए, सरल कोण का मान 180 डिग्री है। अब आएंगे वृहद कोण। तो वृहद कोण में जो भी कोण आएगा 180 डिग्री से अधिक होगा वृहद कोण में, और 360 डिग्री से कम होगा, है ना। वृहद कोण का मान जो होगा वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होगा। आइए बात करते हैं। हम सबसे पहले वृहद कोण की बात करेंगे। वृहद कोण के बाद पूरक में आएंगे। वृहद कोण में जो है वो कोण का मान कितना बोले, 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। मान लीजिए एक कोण दिया है आपके सामने, इस वाले कोण की बात करें तो इस वाले कोण का मान लीजिए 270 डिग्री, 270 अंश से। एक और कोण की बात करें हम, इस वाले कोण की, तो इसका मान लीजिए 240 डिग्री। तो ये जो 240 और 270 होंगे ये वृहद कोण के अंतर्गत आएंगे। यानी 180 से ज्यादा 190, 180 से ज्यादा 200, 180 से ज्यादा 250, 180 से ज्यादा 300, और क्या बोले कि 380 से कम होना चाहिए। यदि 380 से कम 370 डिग्री भी है तो वो वृहद कोण के अंतर्गत आएगा, है ना। वो क्या आएगा, वृहद कोण के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए यदि कोण का मान कोण का मान 180 डिग्री अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम हो, तब वह कोण क्या कहलाएगा, वृहद कोण कहलाता है। तब वह कोण क्या कहलाएगा, वृहद कोण कहलाएगा। यदि जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो गया और 360 डिग्री से 360 डिग्री से कम हो गया तो वह कोण क्या कहलाएगा, वृहद कोण कहलाएगा। हमने बोल दिया 370 डिग्री भी वृहद कहलाएगा, लेकिन नहीं, 360 यानी 350 तक आपका वृहद कोण कहलाएगा, 359 तक वृहद कोण कहलाएगा। पूरी की पूरी 360 डिग्री जो है वो वृहद कोण नहीं कहलाएगा। अब आइए वृहद कोण जान लेने के बाद हम पूरक कोण की बात करेंगे, और पूरक कोण के बाद हम आएंगे, है ना, संपूरक में। तो पूरक कोण देख लेते हैं किसे कहेंगे, पूरक कोण। पूरक कोण में है जब दो कोण के योग का मान, यानी दो कोण के योग का मान जो होगा वो 90 डिग्री हो जाए। मान लीजिए ये दो कोण दे रहे हैं मेरे पास, कोण 1 और कोण 2, और ये दोनों मिला के अधिक कोण 1 प्लस कोण 2, दोनों कोण का मान हो जाएगा जोड़ने के बाद 90 डिग्री। तो यह कोण कहलाएगा पूरक कोण। कोण 1 और कोण 2 जोड़कर दोनों कोणों का मान यदि 90 अंश हो जाता है तो यह कोण क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। यानी जब दो कोणों का योग 90 अंश का हो, है ना, क्या लिखेंगे, जब दो कोणों का योग
90 अंश का हो तब वह कोण कितना कहला जाएगा? तब वह कोण पूरक कोण कहलाता है। यानी जिस भी कोण, दो कोण का मान मिलाकर 90 अंश हो जाएगा तो वह कोण पूरक कोण कहलाता है। चलिए हम हटेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हमने कंप्लीट कर दिया यहां तक, सरल कर दिया, वृहद कर दिया, पूरक कर दिया। अब बचा संपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख और रैखिक युग्म। हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं संपूरक, उसके बाद आसन, फिर शीर्षाभिमुख, है ना। संपूरक में क्या बताए? जब दो कोण मिलाकर, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। मान लीजिए जब दो कोणों का योग क्या हो जाना चाहिए? 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ये आपके पास एक कोण दिया यहां और एक कोण दिया यहां, यानी कोण 1 और कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, ये दोनों कोणों का मान कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। दोनों कोणों को जोड़कर यदि उसका मान 180 अंश आ जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये संपूरक कोण है। यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग कितना होना है? 180 डिग्री होना है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तब उस कोण को हम कह सकते हैं कि ये संपूरक कोण है। लिखेंगे कि जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तब वह संपूरक कोण कहलाता है। तब वह कोण क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा, है ना। अब आते आसन कोण पर, और आसन कोण को खत्म करने के बाद शीर्षाभिमुख। आसन कोण किसे कहते हैं? जब दो कोण आपस में जुड़े हैं। मान लीजिए कोण 1 और ये कोण 2, जब दो कोण आपस में क्या किए हों? जुड़े हों। जब दो कोण आपस में जुड़े हों, क्या? जब दो कोण आपस में जुड़े हों तो उस कोण को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। जब दो कोण आपस में जुड़े हों तो ऐसे कोण को हम आसन कोण कहते हैं, है ना। जब दो कोण लिखेंगे, जब दो कोण आपस में एक दूसरे से जुड़े हों तब वह कोण आसन कोण कहलाता है। तब वह कोण क्या कहलाएगा? आसन कोण कहलाएगा, है ना। आसन कोण हम किसे कहेंगे? जब दो कोण एक दूसरे में या आपस में एक दूसरे से जुड़ा होगा। जब दो कोण आपस में एक दूसरे से जुड़ा होगा तो उस कोण को हम आसन कोण कहते हैं। और चलिए धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्ति की ओर जा रहे हैं। उसके बाद आएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बाद हम रैखिक कोण को बताएंगे, रैखिक युग्म को बताएंगे। उसके बाद आते हैं प्रश्नावली पर।
प्रश्नावली पर आने से पहले हम आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण को बताते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। आइए शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं किसको दिखाते हैं। ये दो रेखाएं एक बिंदु पर जब कट रही है, सीधी रेखाएं, जब दो सीधी रेखाएं या दो सीधी रेखाएं आपस में कटती है, एक दूसरे पर कटती है, तब शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर होते हैं, है ना। यानी ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा और ये वाली कोण जो होगा इस वाली कोण के बराबर होगा। इस वाली कोण के बराबर, ये वाली कोण के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वो बराबर होगा। यानी दो सीधी रेखाएं आपस में कटती है तब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है ना। यहां कह सकते हैं कि जब दो सीधी रेखाएं क्या करेगी, आपस में कटती है, तब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तब क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण जो होगा बराबर होगा। और आइए हम यही तुरंत रैखिक युग्म भी बता देते हैं। हमने समपूरक कोण खत्म किया, आसन कोण खत्म किया, शीर्षाभिमुख कोण, और चलिए रैखिक युग्म को बताते हैं आपके सामने। रैखिक युग्म किसे कह सकते हैं? चलिए रैखिक युग्म किसको कहेंगे, है ना। जब दो कोण एक दूसरे से जुड़ा है, ये दोनों कोण मान लीजिए, एक यहां से कोण, एक यहां से कोण, कोण 1 इसको दे दिया नाम, कोण 2 दे देंगे। कोण 1 और कोण 2 दोनों कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो जाए। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 की वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो इस कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा कोण भी यहाँ यदि उत्पन्न यहाँ हम कर दें, मान लीजिए ऐसे करके उत्पन्न कर दें, ये कोण और एक रेखा और दे दें, 1 2 और 1 3, यानी तीनों कोणों को मिलाकर यदि 180 हो जाए, है ना, तो इसे हम कह सकते हैं रैखिक युग्म कह सकते हैं। और आइए आपका बेसिक समाप्त करने के बाद हम प्रश्नावली 6.1 को आज पूरी कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, या मेरे यूट्यूब चैनल जे टॉपर एजुकेशन पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को भी फॉलो करें, और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 6.1। ये आपसे बहुत सारा बात होगी, इस बीच हम आपको प्रश्नावली 6.1 यानी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे और 6 करेंगे। चलिए, लेकिन इससे पहले बातें होती रहेगी। और क्वेश्चन क्या देता है इसको एक बार पढ़ के समझ लेंगे, दिया क्या है उसको लिखेंगे, और हमें सिद्ध क्या करना यानी ज्ञात क्या क्या करना है इसको भी लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन में दिया है कि दी गई आकृति में, एक आकृति आपके सामने दिया गया है, में रेखाएं ए और बी रेखाएं और सी डी रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु वो है जिसपे कट रही है। यदि कोण AOC ये वाला कोण प्लस कोण BOE ये वाला कोण दोनों मिला के 70 डिग्री दिया, यानी इस कोण और इस कोण का मान 70 डिग्री दिया है।
तो और दिया है BOD बराबर 40 डिग्री, यानी BOD बराबर 40 डिग्री दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है कौन BOE, यानी BOE ये वाले कोण को ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है प्रतिवर्ती COE, यानी इस कोण को भी निकालना पड़ेगा और इस कोण को निकालेंगे तभी प्रतिवर्ती COE हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। जैसे आपको एग्जाम में कराना है वैसे एकदम बिल्कुल करा दे रहे हैं। दिया क्या है, तो दिया मेरे पास है कौन AOC प्लस कौन BOE, कौन BOE बराबर 70 डिग्री, और दिया है कौन BOD, दिया है कौन BOD बराबर 40 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कौन BOE बराबर, और ज्ञात करना है प्रतिवर्ती, है ना, कौन COE। ये दो चीजें हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करने से पहले एक इसको हम समीकरण मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले BOE को हम प्राप्त करेंगे। BOE को कैसे प्राप्त करेंगे, यदि ये दोनों कोण में एक कोण का मान पता होगा तभी दूसरा कोण का मान पता होगा। चूंकि दोनों कोण का मान दिया है इसीलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे शीर्षा भिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जो कोण BOD है मेरे पास, देखिए ये दो रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो BOD और AOC जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण AOC, है ना, बराबर होगा, यानी तो BOD 40 दिया है तो AOC भी 40 डिग्री होगा। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, है ना, इसलिए कौन AOC इक्वल टू 40 डिग्री। AOC मेरे पास कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। यदि 40 डिग्री आ गया तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, DOE को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि AOC के स्थान पे कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, उस समीकरण को लिखेंगे कौन AOC प्लस कौन BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो AOC बराबर हमने निकाला है कितना, 40 डिग्री, और BOE हमको निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, इस 40 को धक्का देके इधर भगा देना है लात मार के। तो BOE बराबर कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40। तो कौन BOE बराबर जो बचा वो बच गया 30 डिग्री। एक आंसर हमको प्राप्त हो गया, एक आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब दूसरा आंसर निकालना है प्रतिवर्ती COE। तो जब तक COE कोण हम ज्ञात नहीं कर लेते तब तक प्रतिवर्ती COE ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए COE ज्ञात करने के लिए AB एक रेखा मानते हैं, क्योंकि क्या मानेंगे, ऋजु रेखा AB में, AB से, क्योंकि ये सारे कोण का यदि लिए तो इसका मान जो होगा 180 होगा, इधर भी मान 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे कौन AOC प्लस कौन COE प्लस कौन BOE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। AOC का मान 40 हमने प्राप्त किया, COE निकालना है, और BOE का 30 डिग्री मान प्राप्त किया, है ना, बराबर 180 डिग्री। तो चलिए अब मेरे पास क्या बचा,
अंक में जोड़ेंगे 40 और 30 हो जाएगा 70, प्लस कौन हो जाएगा COE बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेगा, COE अपने पास रहेगा और 70 को लात मारेगा, उधर चला जाएगा, बच गया कितना 70। तो COE मेरे पास आ जाएगा 110 डिग्री। अब 110 डिग्री आ गया COE। अब प्रतिवर्ती COE ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे, 360 में कौन COE को घटा देंगे, है ना। अब प्रतिवर्ती COE ज्ञात करने के लिए, है ना, COE कौन में जो है, मतलब 360 में कौन COE घटाना है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या बोला, प्रतिवर्ती कौन COE इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री 360 अंश माइनस हो जाएगा कौन COE। तो 360 में 110 डिग्री को घटाएंगे तो 250 मेरे पास आ गया। तो प्रतिवर्ती COE कितना आएगा, 250 डिग्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आपको इजिली आसान तरीके से, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है, क्या एक आकृति दी गई, आपके सामने दी गई आकृति है जिसमें रेखाएं XY एक रेखा है और MN भी एक रेखा है। दोनों रेखाएं हैं, बिंदु क्या कर रही कि O पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु का नाम हम दे देंगे O। ये बिंदु O है, O पर प्रतिच्छेद कर ली यानी कट रही है। यदि कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, POY बराबर 90 दिया है और दिया है A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो कोण C का मान ज्ञात करें। A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है, तो कोण C का मान हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना है, इसमें आपको आकृति बनानी आनी चाहिए। जो अब आकृति बना है तो 90% आपका सॉल्यूशन बन के तैयार होगा। अब देखेंगे कि मेरे पास दिया क्या है, उसको लिख डालिए और कोशिश करेंगे समझाने का और आप कोशिश करेंगे समझने का। सबसे पहले मेरे पास दिया है कि कोण POY बराबर 90 डिग्री और दे रखा है A अनुपात B बराबर, और दे रखा है A अनुपात B बराबर 2:3। हमको सिद्ध करके नहीं बल्कि निकाल के दिखाना है कौन C का मान, है ना। तो C बराबर निकाल के दिखाना है। चूंकि A अनुपात B बराबर दिया है 2:3, तो इसको मान सकते हैं, माना A बराबर 2x और B बराबर 3x मान सकते हैं। A बराबर 2x माने, B बराबर 3x माने। अब XY जो है एक क्या है, ऋजु रेखा है जिसका मान 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, चूंकि लिखेंगे ऋजु रेखा XY में, हमने ऋजु रेखा XY इसलिए लिया क्योंकि जब ये दोनों कोणों का मान ज्ञात होगा तभी इस कोण का मान ज्ञात हो सकता है। हमें इस कोण का मान जब तक नहीं मिलेगा इस कोण का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ऋजु रेखा दे दिया है तो लिखेंगे मेरे पास क्या क्या दिया है। आप यहां देख लीजिए कि कोण A, कोण B और कोण POY। ऋजु रेखा में कोण A, कोण B प्लस कोण POY बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण A के स्थान पे 2x है, कोण B मेरा 3x है और इसके स्थान पे दिया है 90 डिग्री बराबर 180। 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x और 90 को उधर भगा देंगे 180 के तरफ तो माइनस में हो जाएगा।
अब 5x इक्वल टू कितना मेरे पास देगा 90। 5 से 90 को काटेंगे 18 बार में, x बराबर मेरे पास आया 18 डिग्री। तो a और b का मान इससे मेरा ज्ञात हो जाएगा। तो a बराबर कितना माने थे हम, a बराबर 2x, तो 2 गुना x की वैल्यू 18 इक्वल टू 36 डिग्री। a की वैल्यू आया, b की वैल्यू था 3x, तो 3 गुना x की वैल्यू 18 बराबर 54 डिग्री। ये हमने निकाल लिया a और b की मान। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने लिखा कि ऋजु रेखा एक्स वाई में, उसी तरह से फिर से पुनः दोहराएंगे कि ऋजु रेखा एम एन में। क्या लिखेंगे पुनः, ऋजु रेखा एम एन में। अब एम एन है तो यहां से यहां तक जो मान होगा वो 180 होगा, और यहां से यहां तक मान भी 180 हो जाएगा। आनी कौन बी प्लस कौन सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कितना होगा कौन बी और कौन सी का मान 180 डिग्री। कौन बी का मान मेरे पास पता है 54 डिग्री, अभी निकाल चुके। कौन सी हमको निकालना है 180 डिग्री इक्वल टू। अब क्या करेगा कि 54 को धक्का देगा उधर, कौन सी अपने स्थान पे रहेगा, 54 को धक्का देगा तो 180 के साथ माइनस में हो जाएगा। तो कौन सी बराबर कितना बच गया 126। कौन सी का वैल्यू हमने निकाला कितना आया 126 डिग्री। आपका आंसर आ गया, कौन सी निकालने के लिए दिया था। चलिए हंसते हंसाते की दौर में मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तीसरा पड़ाव खत्म करते हैं, तीसरा के बाद चौथा, पांचवा और छठा आज समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। पूरी चैप्टर समाप्त करेंगे, 6 क्वेश्चन दिया। तीसरा पर हम आते हैं। तीसरा पर दिया क्या है, सबसे पहले इस चीजों को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद तुरंत 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है जो कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर, ये वाले कौन बराबर है पी आर क्यू, ये वाले कौन बराबर है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि कौन पी क्यू एस, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, यानी ये वाले कौन इस वाले कौन के बराबर होना है। इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख डालते हैं कि दिया क्या क्या है ना। दिया है मेरे पास कौन पी क्यू एस, पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू। इसको एक समीकरण मान लेते हैं। हमने क्या किया, इसको एक समीकरण मान लिया। अब समीकरण मानने के बाद अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, फिर चलेंगे सॉल्यूशन में। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी। देखिए हम इसलिए लिखते हैं सिद्ध करना है, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा सिद्ध क्या करना है, तो कैसे बनाएंगे। अब सिद्ध करना है पी क्यू एस ये वाले कौन इस वाले कौन के बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए ये वाला जो कौन होगा, ये और ये मिला के दोनों कौन क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म हो जाएगा। क्या होगा, रैखिक युग्म हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म से, अब रैखिक युग्म तो हमने लिख दिया, तो कौन जो पी क्यू आर होगा तो यहां लिखेंगे कौन पी क्यू आर प्लस कौन पी क्यू एस जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। इसको एक समीकरण मान लेते हैं। दूसरा मान लिया, सेम कैटेगरी, ये भी रैखिक युग्म हो जाएगा दोनों को, तो लिखेंगे तथा कौन पी आर क्यू प्लस कौन पी आर टी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण तीसरा दे देते हैं, इसको समीकरण मान लेंगे तीसरा। ये वाले कौन और ये वाले कौन जोड़ने पे मान 180 डिग्री आएगा, हमने 180 डिग्री लिख लिया। अब दोनों समीकरण को अभी हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। समीकरण 2 और 3 की तुलना कर सकते हैं।
तो लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 से। तीन की तुलना करो। समीकरण 2 मेरे पास क्या है, कौन पी क्यू आर प्लस कौन पी क्यू एस बराबर लिख सकते हैं, तुलना में बराबर करना है, पी आर क्यू तीसरा समीकरण प्लस कौन पी आर टी, ये हो गया। अब देखिए पी क्यू एस के स्थान पे, सॉरी पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर के स्थान पे हम लिख सकते हैं पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर के स्थान पे पी आर क्यू लिख सकते हैं। समीकरण 1 से क्या है लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या दिया है, थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में लिख देना है कि पी क्यू आर जो है वो बराबर दिया है पी आर क्यू के। आनी पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू लिखे या पी आर क्यू के जगह पे पी क्यू आर लिखे, दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू लिख दो, तो लिख सकते हैं पी आर क्यू कौन प्लस कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर क्यू प्लस कौन पी आर टी। अब देखिए पी आर क्यू कट गया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी। यही ना हमको सिद्ध करना था, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसी को सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। अब चौथा क्वेश्चन, फिर पांचवा, फिर छठा, इजिली इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर पांचवा और छठा क्वेश्चन हम करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको एक बार पढ़ के हम समझ लेते हैं कि एक आकृति दी गई है, आपके सामने है, ए बी एक रेखा, ए से ओ तक एक सरल रेखा है, दिया है सी और डी, कौन एक्स वाई डब्ल्यू और जेड दिया है, आपके सामने दे रखा है, बोला है कि दी गई आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। यानी हमको एक तरफ इसको क्या ला के दिखाना है, 180 डिग्री अगर सिद्ध करके दिखा दिए तो हमें पता चल जाएगा कि ए ओ बी एक सरल रेखा होगा। एक तरफ क्या करना है, एक 180 मान ला के दिखा देना है, तो हम पता कर सकते हैं, तब हमें जाके मालूम होगा कि जो ए ओ बी रेखा है, ए ओ बी रेखा जो है वो एक सरल होगा। तो सबसे पहले जो दिया है मेरे पास उसको लिख लेते। मेरे पास दिया है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दे रखा है, इसको एक समीकरण मान सकते, बिल्कुल मान सकते। हमको सिद्ध करना है, ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। यदि ए ओ बी एक रेखा है तो हम कर सकते हैं इसमें कि दोनों तरफ जो यहां से यहां मान होगा टोटल 360 डिग्री होगा। अब 360 होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये चारों कोण का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। x वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये चारों कोण का मान 180 होगा, सॉरी 360 होगा, और हमने 360 डिग्री लिखा है। हमको 180 ला के दिखाना है, तो ए ओ बी एक रेखा है, ये सिद्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में मेरे को दिया है, समीकरण 1 से लिखते हैं तो x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते w प्लस जेड, या फिर w प्लस जेड के स्थान पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे x प्लस वाई
है ना, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। एक एक्स और एक एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360। अब ये दोनों में से किसी भी चीज को वही लेना है। क्या वही आएगा? दोनों में दो कॉमन है, जो भी कॉमन आए वही वही निकलेगा। वही का मतलब है बाहर निकाल, तो दोनों में दो कॉमन है, तो दो को बाहर निकालें, बच के x प्लस वाई इक्वल टू 360। दो से इसको काटते तो कितना देगा? 180 बार। अब यहां लिख सकते x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश आता है, और जैसे ही 180 अंश आएगा समझ जाइए कि ये ओपी क्या है? एक रेखा होगा। अतः लिख सकते हैं कि ए ओ बी जो है एक रेखा है। यही तो हमको प्रूव करना था और हमने कर दिया। थैंक यू। एकदम आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं आपके वादे के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कराने के बाद आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 6.1 जो होगा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप मेरे हमेशा मेरी फेसबुक चैनल पर जुड़े, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप मेरे इसी तरह यूट्यूब चैनल जे टॉपर एजुकेशन पर जाकर विजिट करें, वहां से नए नए वीडियो का अपडेट लेते रहें और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बदलने में हमारे साथ अपनी सहभागिता निभाएं। चलिए आइए, क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि दी गई आकृति में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है जिसका OR रेखा OR PQ पर लंब है। जैसे लंब आएगा दोनों तरफ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। चलिए, लंब है। उसके बाद दिया है कि किरण OP और OR के बीच एक अन्य किरण है। OP और OR के बीच एक अन्य किरण OS है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर आधा होगा किसका? कोण QOS माइनस POQ का, है ना? POS का होगा। POS चलिए, POS का तो मेरे पास जो दिया है उसको लिख सकते। दिया क्या है उसको लिखेंगे और सिद्ध करना क्या है उसको लिखेंगे। हल मेरे पास दिया है। क्या दिया है कि POQ एक रेखा है। और दिया है OR लंब किस पे है? PQ पर। OR लंब PQ पर, एवं इसी में लिख सकते हैं कि जो है OP और OR के बीच, OP है ना, OR के बीच तथा यहां लिखते हैं तथा OP एवं OR के बीच किरण OS स्थित है। ये लिखना कि OP और OR के बीच किरण OS स्थित है, ये वाली किरण। अब हमको क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? इसको लिख डालते एक बार, है ना। सिद्ध करना क्या है कि कोण ROS बराबर
हाफ कॉन QoS माइनस कॉन PoS, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। एक चीज आपको जानकारी होगा कि कौन जो ROQ दिया है, कौन जो ROQ दिया है वो 90 डिग्री का दे रखा है। तो हम ऐसे प्रमाण में लिख सकते हैं, प्रमाण के तौर पर यह दिया है, लिख देंगे प्रमाण। कौन ROS इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ज्यादा देर एकदम नहीं सोचेंगे, ना ही और कुछ करेंगे, सीधा ये कौन और ये कौन मिला के, ये तीनों कौन मिला के जो मान इसका होगा वो 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। चूंकि लिख सकते रैखिक युग्म से, यदि हम रैखिक युग्म से लिखें तो लिखेंगे कौन ROQ प्लस कौन है ना POR, कौन POR बराबर 180 डिग्री। चूंकि हम इस कौन को अभी नहीं ले रहे, कौन जो भी इसको नहीं लेंगे, अब क्या आएगा, तो ROQ मेरे पास दिया है 90 अंश प्लस कौन POR इक्वल टू 180। अब इस 90 को 180 के साथ ले जाएंगे तो कौन POR इक्वल टू कितना बच जाएगा, 180 में माइनस 90 हो जाएगा। तो जो कौन बचा POR वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और कितना का हो गया, 90 डिग्री का। अब इसको हम लिख सकते कि जो कौन ROS किसके बराबर है, कौन, यहां से देखिए कौन ROS, चूंकि लिखेंगे कौन ROS किसके बराबर है, तो कौन यदि हम POR में, पहले मेरी बात देखिए यहां क्या करना है, ROS किसके बराबर है, तो यदि हम कर सकते हैं POR में कौन POS को माइनस करेंगे तो ये कौन बच जाएगा, क्या बचेगा, कौन POR में यदि माइनस करें कौन POS को तो ROS बचेगा, और ये एक समीकरण दे दे। कौन देखिए ROS किसके बराबर है, तो POR में ये टोटल कौन को इतना माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा। इस लाइन में देखिए ये टोटल कौन में यदि हम इतना माइनस कर दिए तो इतना तो बच जाएगा ना, तो यही बच गया है मेरे पास। अब इसी प्रकार से पुनः एक बार और ROS निकालते हैं और उधर से करते हैं, है ना, तथा कौन ROS इक्वल टू, यहां से देखिए आप इस कौन को क्या करना है, माइनस करना है, कितना से, कि वो S से शुरू करेंगे। कौन देखिए कि वो S में माइनस क्या करना है, कि वो R को, कौन कि वो R को, तो बच जाएगा इतना सारा। इसको समीकरण सेकेंड, इसको क्या करना, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ये ROQ QoS दोनों एक ही होता है। आप जो भी लिखेंगे, हमने यहां क्या लिखा, ROQ लिखे तो यहां भी ROQ आप कर दीजिए, ROQ। अब दोनों समीकरण को हम क्या कर सकते, ऐड कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कीजिए, समीकरण 2 एवं समीकरण 1 को ऐड करना है। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर समीकरण कौन ROS प्लस कौन ROS, और इधर बच जाएगा कौन, ये है ना, क्या बचेगा, कौन जो बचेगा POR माइनस POS, कौन बचेगा
पी ओ आर माइनस कौन बच जाएगा पी ओ एस प्लस कौन कौन बचेगा क्यू ओ एस माइनस बचेगा आर ओ क्यू। अब देखिए यहां बच गया 2 कौन आर ओ एस बराबर बच जाएगा पी ओ आर बराबर हमने 90 निकाला है 90 होगा माइनस बचेगा कौन पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस बराबर हमने क्या नहीं कुछ निकाला है तो बच जाएगा कौन क्यू ओ एस माइनस बच जाएगा 90 क्यू आर बराबर 90 है ये 90 से 90 प्लस माइनस खत्म हो गया। अब यहां बच जाएगा मेरे पास 2 कॉन आर ओ एस इक्वल टू इस प्लस को पहले लिख सकते हैं कॉन क्यू ओ एस माइनस कॉन पी ओ एस। क्या सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है? इस 2 को इधर डाल देंगे तो कॉन आर ओ एस बराबर बच जाएगा कॉन क्यू ओ एस माइनस कॉन पी ओ एस बाय 2। देखिए यही हमको सिद्ध करने के लिए दिया था और ये सिद्ध हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चैप्टर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन में आते हैं और अंतिम क्वेश्चन में आने से पहले आप लोग से एक छोटी छोटी रिक्वेस्ट छोटी चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो पर कमेंट जरूर करें शेयर जरूर करें ताकि मेरा फेसबुक से पेज जो है मोनेटाइज होने में आप हमारी मदद करें। उसके बाद हम आपके साथ 24/7 रहने का सोचे हैं वो हम पूरा करेंगे। और यदि फेसबुक पेज मेरा मोनेटाइज होता है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है तो मैंने अपने क्षेत्र के ऐसे 20 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अपने विद्यालय में दूंगा जिससे आने वाले कल के लिए एक अच्छी भविष्य की वे सभी तैयारी कर सकते हैं आने वाले दिन में झारखंड को बदल सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं। चलिए छठा क्वेश्चन बताता है कि यह दिया है कि कौन एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 अंश दिया है उसके बाद एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया है। कौन एक्स वाई जेड बराबर क्या दिया है 64 डिग्री दिया है और कौन और एक्स वाई को इस एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया है। ये दी गई सूचना से एक आकृति खींची हमने पहले खींच के रखा है जैसा जैसा बोला गया है कि कौन एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री तो वाई आना चाहिए बीच में। जब भी कोण की बात करें जिस कोण का वो बीच में हमेशा होगा तो एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और इसको जो है बिंदु पी तक बढ़ाया गया हमने पी तक बढ़ा दिया। अधिकिरण वाई क्यू अधिकिरण एक वाई से क्यू तक एक किरण खींचे जो क्या कर रही है कौन एक्स वाई पी को समद्विभाजित करती यानी एक्स वाई पी को समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो सिद्ध करना है कि कौन एक्स वाई क्यू तो हमें सिद्ध करना है कौन एक्स वाई क्यू यानी ये वाला कौन और प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी और प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्टन। तो हमको इसको भी निकालना है और इस वाले कोण को भी निकालना है। तो चलिए हम तो देर नहीं करेंगे और देर ना आप कीजिए और हम तुरंत इसको बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो दिया है उसको हम लिख डालते हैं। दिया है कौन एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री और कुछ दिया है देख लीजिए आप लोग ही देखिए। हाँ वाई क्यू क्या दिए वाई क्यू कौन जेड वाई पी को क्या करती है समद्विभाजित करती है। यानी समद्विभाजित का मतलब होता है सम मतलब होता है बराबर
द्वि का मतलब दो और भाजित का मतलब बांटना होता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो जेड वाई पी को यदि दो बराबर भागों में बांटता है जेड वाई पी को, तो एक हो जाएगा कौन, है ना, पी वाई क्यू, और एक हो जाएगा कौन, हमें निकालने के लिए क्या दिया, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, हाँ, एक हो जाएगा जेड वाई क्यू, दूसरा हो जाएगा क्यू वाई पी, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी। ये कौन, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। जेड वाई क्यू बराबर कौन, क्यू वाई पी। इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसको क्या करना है, एक समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण मान लेंगे तो ये कौन जो होगा, यहां बताता है पी वाई एक्स जो रेखा है वो एक सरल रेखा है, यानी एक और जो मान होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहां चूंकि पी वाई एक्स एक सरल रेखा है, यदि सरल रेखा है तो इस और कोण, जितने सारे कोण है उसका मान जो हो जाएगा वो 180 अंश हो जाएगा। इसलिए अब लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण, अभी हमने लिखा जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास समीकरण एक से एक ऑप्शन बनता है, समीकरण एक से एक ऑप्शन बन जा रहा है। यहां देखिए क्यू वाई पी के स्थान पे जेड वाई क्यू रख सकते हैं, या जेड वाई क्यू के स्थान पे क्यू वाई पी रख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो रखेंगे। चलिए बताइए क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी ही रखेंगे। एक्स वाई जेड इक्वल टू दिया 64 प्लस हो जाएगा, इसके स्थान पे रखेंगे क्यू वाई पी प्लस कौन क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आता है आपका 64, इस पर धक्का दे देंगे तो यहां मेरे पास बच जाएगा 2 कौन क्यू वाई पी। एक पागल और एक पागल, दो पागल हो गया, यानी एक कौन क्यू वाई पी और एक कौन क्यू वाई पी, दो कौन क्यू वाई पी बच गया। और इस 64 को धक्का दिए 180 के तरफ, तो ये माइनस में आ जाएगा 64। अब यहां आपके सामने बच जाएगा 2 कौन कौन क्यू आई पी बराबर 64 चल जाएगा, कितना बचेगा, ध्यान दीजिए 116, 116 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, कितना बचेगा 58, 58, 58, 58। तो जो आपका कौन बच जाएगा क्यू आई पी वो कितना आएगा 58 डिग्री। 58 का आंसर दिया है क्या, क्यू आई पी निकालने के लिए दिया था, देख लीजिए क्यू आई पी दिया था ना, क्यू आई पी दिया था, क्यू आई पी निकालने के लिए दिया है। और एक दिया है एक्स वाई, क्या दिया है, एक्स वाई क्यू निकालने के लिए दिया है मेरे को। अब देखिए अब क्या करना है, कौन एक्स वाई क्यू कहां है, यहां ध्यान दीजिए एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इस कौन को निकालना है, कौन एक्स वाई क्यू बराबर कौन हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस कौन हो जाएगा जेड वाई क्यू। ये दोनों कौन जोड़कर एक्स वाई जेड को जोड़ेंगे और जेड वाई क्यू को जोड़ेंगे तो एक्स वाई क्यू कौन के बराबर देगा। अब अभी हमने निकाला है ना, एक्स वाई जेड का मान आपके पास 64 दिया है, और क्यू है ना, चूंकि क्यू वाई पी बराबर एक्स वाई क्यू होता है। यहां देखिए समीकरण 1 में क्यू वाई पी बराबर क्या है, जेड वाई क्यू होता है, जेड वाई क्यू होता है, तो इसके स्थान पे 58, तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री।
ये आपका आंसर हो गया इसका आंसर हो गया जो हमने एक्स वाई क्यू निकालने के लिए दिया था उसका हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ती कोण निकालने के बाद क्या होता है कि 360 में उस कोण को माइनस कर देना होता है। तो आइए प्रश्न में कहता है कि प्रतिवर्ती कोण निकालना है, यानी प्रश्नानुसार हम चलेंगे। तो प्रश्नानुसार बोलता है कि प्रतिवर्ती कोण किसको निकालना है? प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो देखिए प्रतिवर्ती इस क्यू वाई पी का जो होगा ये प्रतिवर्ती ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ 360 में जो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे कौन क्यू वाई पी का। तो 360 माइनस क्यू आई पी कितना निकालें 58 डिग्री। तो 58 डिग्री कर दीजिए इक्वल टू कितना बचेगा 302 डिग्री। चलिए इसको हो गया फांसी। और हम भी आपसे चाहते हैं इधर विदाई की राशि में चाहेंगे ढेर सारा लाइक, ढेर सारा कमेंट और ढेर सारा शेयर। और मेरे YouTube चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।